नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इस बार हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 की। इन दोनों विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों विधेयकों को सदन में पेश किया और इस पे करीब 6 घंटे चर्चा चली। आइए देखते हैं सदन में किसने क्या कहा। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में करीब 6 घंटे चर्चा चली और इस चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने अपने मुद्दों को सदन में रखा। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बातों को लेकर अपनी अपनी बात सदन में रखी और एक जोरदार चर्चा लोकसभा में देखने को मिली। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियां को शामिल किया जा रहा है जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियाँ और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियाँ अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नज़रें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहाँ के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं, तो इनको पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया
चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहाँ के जो गुजर मुसलमान हैं, जो गुजर बकरवाल हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी, दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज़ दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी, और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका कम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री हसनैन मसूदी जी। इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, अभी हेल्थ केयर की बात कीजिए, सारा जो मैन पावर क्राइसिस सिस्टम में देखिए, चंद एक कल्चरल प्रोग्राम से, स्पोर्ट्स इवेंट से नॉर्मल सी नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अ नॉर्मल सी नरेटिव जस्ट डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू कल्चरल इवेंट्स। ये देश, ये मेरा देश, ये हो गया मेरा गांव, ये हो गया मेरा टाउन, ये बनाइए, रोज़ रखिए, तो जनाब वो कैसे हो जाएगा। तो मेरी यही आपसे इज़्ज़त है कि आप इन पर तब तक आप नहीं इंसिस्ट कीजिए तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना आ जाएगा। जो भी होगा वो भी होगा, उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव होगा और क्या तरीका होगा। तो तब तक मैं कंटेंट पर नहीं, जो ये है, जो प्रयास है, हम कहते हैं हर एक को इख्तियार मिले, हर एक को बाइख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए, रिजर्वेशन भी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 2 बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सब को एम्पावर करने का जो बिल यहाँ पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और बताना चाहता हूँ, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे, और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आज़ादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्यागशी, थांग, ग्रेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है
कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहाँ से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित हैं, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं। जी हम तैयार हैं, आप तैयार करो। आप अधीर रंजन जी दरखास्त दें, हम तैयार हैं। मैं दरखास्त अभी कर लूं चर्चा, अभी दे दिए हैं, अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं मैं। दे दिए हैं दरखास्त, मेरा दरखास्त दे दिए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी जिसको कहते कि वाजपेयी डॉक्ट्रिन, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। आप पालन करती है नहीं, आप खुद तय कर लो। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने मुद्दे जम्मू कश्मीर को लेकर सदन में रखे, सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगे और उत्तर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का उत्तर लोकसभा में चर्चा के दौरान दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हुआ। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणालिका के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। मान्यवर लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बाय एंड लार्ज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूँ, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, वो बिल 70 सालों से जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो, इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है, वो जरूर देखना है। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है
वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो मान्यवर मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज़्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती थी। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तित कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहाँ पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मान्यवर, सुरक्षा का परिदृश्य में इस पर बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीज़ें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 साल से दर की
ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथराव ही नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथराव ही नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमारे। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए। पाकिस्तान मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक 0 टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। 26 आते आते 0 टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार के साथ बताया कि जम्मू किस तरह से विकास कर रहा है, कश्मीर किस तरह से विकास कर रहा है। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर को लेकर भी खासी चर्चा सदन में देखने को मिली। यहाँ से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूँ। मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूँ। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक मान्यवर, एक ही गलती बताने से इतना तिलमिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूँ। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। मैंने बहुत सावधानी से
आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा, एक पत्र का हिस्सा है। मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन, JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। मैं सब किसी को कोट नहीं कर रहा। अरे यार, ये नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो? अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं, क्यों गुस्से हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, मैं जो बिल लेकर आया हूं वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है। और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं, उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और उसको सर्वानुमत से पास करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की दृष्टि से दोनों विधेयक खासे महत्वपूर्ण हैं। यदि बात जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की जाए तो इस विधेयक से राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को फायदा होने की उम्मीद है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान इस विधेयक में किए हैं। दूसरी ओर यदि बात जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 की जाए तो इससे राज्य की विधानसभा सीटों में खासी बढ़ोतरी हो रही है। इतना ही नहीं, इन दोनों विधेयकों से जो विस्थापित लोग हैं उनको भी खासे फायदे मिलने वाले हैं। कई घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।